विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उससे एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस हो जाएगी, तो उसकी वजह से लोकल लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी एंड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाएगी जो लिम्फेडिमा प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि वो ड्रेन नहीं कर पा रहा, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है फाइब्रोसिस की वजह से। अब क्लिनिकल फीचर देखें लिम्फोग्रेनुलोमा वेनोरम के, तो 1 to 2 वीक्स आफ्टर द एक्सपोजर, विद इन द एक्सपोजर जो है प्राइमरी जो इन्फेक्शन है ये अपीयर करेगा एट द साइट ऑफ इनोकुलेशन। ठीक है, किस तरह? इन द फॉर्म ऑफ जेनाइटल अल्सर बन जाएंगे, या फिर म्यूकोजल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा, या फिर अल्सर बनेंगे। तो इस तरह की ये प्राइमरी लीजन खुद ही हील कर जाएंगे स्पॉन्टेनियसली, लेकिन ऑर्गेनिज्म जो है इस तरह के साइट्स पे वो सीड करेगा ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स के अंदर, और वहाँ पे जाके नेक्रोटाइजिंग लिम्फेडिनाइटिस कॉज करवा देगा। ठीक है, लिम्फ नोड्स में उसने नेक्रोटाइजिंग लिम्फेडिनाइटिस करवा दी है 2 to 6 वीक आफ्टर द इनिशियल एक्सपोजर। लिम्फेडिनाइटिस ज़्यादातर एक साइड पे यूनिलेटरली होती है, पेनफुल होती है, और वो एब्सेस की फॉर्मेशन भी करवा सकती है। एब्सेसेस कभी कभार अगर रप्चर कर गए तो ये इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्प्रेड करेगा सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर। रेक्टल इन्फेक्शन जो है ये प्रोक्टोलाइटिस में जाके आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, जिसमें साथ में पेशेंट को पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन, फीवर, ब्लीडिंग, और इस तरह के फीचर्स मिमिक करेंगे कि ऐसा लगेगा इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है। ठीक है, ये रेक्टल इन्फेक्शन के केस में हो रहा है। अगर रेक्टल फिशर्स अगर छोड़ दिया जाए इसको अनट्रीटेड, तो रेक्टल फिशर्स और स्ट्रिक्चर्स डेवलप कर जाएंगे इन्फ्लामेशन के सेकेंडरीली और फाइब्रोसिस के बाद। ठीक है, जाहिर सी बात इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, फाइब्रोसिस हो रही है, तो फिशर्स एंड स्ट्रिक्चर्स फॉर्म हो जाएंगे। अब जो है लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम की डायग्नोसिस बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें लैब टेस्ट कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है, और सीरोलॉजिक जो टेस्ट होते हैं उनकी भी स्पेसिफिसिटी बहुत ही लो होती है। तो जिस तरह बाकी क्लेमाइडल इन्फेक्शन के साथ था, तो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट इसकी बहुत ही हाईएस्ट सेंसिटिविटी है, और ये स्पेसिफिक है और बहुत ही ज़्यादा वाइडली अवेलेबल है। कल्चर और सीरोलॉजिक टेस्ट इसमें लेस सेंसिटिव होते हैं, लेकिन अभी तक ये भी यूज़ किए जाते हैं, पार्टिकुलरली उन एरियाज़ में जहाँ पे ये न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट अवेलेबल नहीं होता। तो हम इस तरह के एरियाज़ में सीरोलॉजिक एंड कल्चर टेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चैंक्रोइड यानी सॉफ्ट चैंकर। अच्छा, शैंक्रोइड समटाइम्स जिसको हम थर्ड वेनरल डिजीज़ भी कहते हैं आफ्टर द साइफिलिस एंड गोनोरिया, तो ये एक अक्यूट अल्सरेटिव इन्फेक्शन होता है जो कि हीमोफिलस ड्यूक्री की वजह से होता है। ठीक है, ये एक असल में स्मॉल ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलस है, हीमोफिलस ड्यूक्री। तो ये डिजीज़ ज़्यादातर कॉमन है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में, और प्रेवेलेंट है लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स के अंदर, अमंग पार्टिकुलरली उनमें अमंग द मैन हु हैव रेगुलर कॉन्टैक्ट विद प्रोस्टिट्यूट्स। तो शैंक्रोइड जो है ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है जेनाइटल अल्सर्स का, अफ्रीका में भी और साउथ ईस्ट एशिया में, जहाँ पे ये इंपॉर्टेंट को फैक्टर की तरह सर्व करता है इन द ट्रांसमिशन ऑफ द HIV इन्फेक्शन। ठीक है, इसके थ्रू जो है HIV का इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। अब शैंक्रोइड जो है प्रोबेबली अंडर डायग्नोज्ड होता है US में, क्योंकि मोस्ट जो STDs क्लिनिक्स हैं उनमें फैसिलिटीज़ नहीं होती फॉर आइसोलेटिंग दी हीमोफिलस ड्यूक्री, इसको आइसोलेट ही नहीं कर पाती, वो फैसिलिटीज़ नहीं है, और PCR बेस्ड टेस्ट जो है वो भी वाइडली अवेलेबल नहीं है इस वजह से। तो मॉर्फोलॉजी जब हम देखेंगे इसकी, तो प्राइमरी जो लेजन है शैंक्रोइड की, वो पहले तो एक पेप्यूल की तरह अपीयर करेगी, जो कि रैपिडली ब्रेक डाउन करेगा और एक अल्सर प्रोड्यूस कर देगा। वो पेप्यूल ब्रोकन हुआ और अल्सर बन गया। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन उस अल्सर के जब हम करेंगे शैंक्रोइड के, तो उसमें हमें सुपरफिशियल एक जोन मिलेगा न्यूट्रोफिलिक डेब्रिस का भी और फिब्रिन का। ठीक है, और उसके नीचे एक अंडरलाइंग जोन होगा ग्रेन्युलेशन टिश्यू का। ठीक है, जिसमें ग्रेनुलेशन टिश्यू में नेक्रोसिस के भी एरियाज़ होंगे, और थ्रोम्बोस्ट जो है ब्लड वेसल्स भी होंगी। डेंसली लिम्फोप्लाज्मासाइटिक इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट जो है इस ग्रेनुलेशन टिश्यू की लेयर के भी नीचे होगा, लिम्फोप्लाज्मासाइटिक इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट। सेकेंडरी इन्वॉल्व जो हमारे ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स होते हैं, वो भी इसमें जो है सेकेंडरीली इन्वॉल्व हो सकते हैं और एग्जिबिट करेंगे नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लामेशन दैट फ्रीक्वेंटली प्रोग्रेस टू एब्सेस फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें पहले नेक्रोटाइजिंग नोड्स में इन्फ्लामेशन हुई और फिर उसमें एब्सेस फॉर्मेशन हो जाएगी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अभी हमने लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम में डिस्कस किया। तो अब शैंक्रोइड में जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, प्राइमरी जो लेजन होती है शैंक्रोइड की, वो 4 से 7 दिनों के बाद ऑफ द इनोकुलेशन के बाद ये लेजन डेवलप करेगी। मेल पेशेंट में प्राइमरी लेजन ज़्यादातर ऑन द पेनिस होगी, और फीमेल पेशेंट्स में मोस्ट लेजन्स जो है विजाइना पे या फिर पेरीयूरेथ्रल एरिया में होगी। ओवर द कोर्स ऑफ सेवरल डेज जो सरफेस है प्राइमरी लेजन का वो इरोड कर जाएगा, और हमने कहा कि वहाँ पे अल्सर प्रोड्यूस हो जाएगा इरेगुलर किस्म का, जो कि ज़्यादा लाइकली है कि ये पेनफुल हो मेल्स में बनस्बत फीमेल्स के।
रीजनल लिम्फ नोड्स जब चेक करेंगे तो उनमें ज़्यादातर हमें पार्टिकुलरली जो इनग्वाइनल रीजन होता है वो इनलार्ज मिलेगा और टेंडर होता है 50% ऑफ द केसेस में विद इन 1 to 2 वीक्स ऑफ द प्राइमरी इनोकुलेशन, टेंडर एंड इनलार्ज नोड्स। अनट्रीटेड केसेस अगर छोड़ दिए जाएँ तो इन्फ्लेम्ड और इनलार्ज नोड्स जो हैं यानी बुबोस ये इरोड कर जाएंगे ओवरलाइंग स्किन को और क्रॉनिक ड्रेनिंग अल्सर्स बन जाएंगे, यानी नोड्स ही इरोड कर रहे हैं स्किन को और क्रॉनिक ड्रेनिंग अल्सर्स बना देंगे। डेफिनेटिव डायग्नोसिस इसकी रिक्वायर करती है कि हम हीमोफिलस डुकरी को जो है आइडेंटिफाई करें स्पेशल कल्चर मीडिया पे, जो कि अब वाइडली अवेलेबल नहीं होता कमर्शियल सोर्सेज से। इवन अगर इस तरह का मीडिया यूज़ किया भी जाता है तो उसमें सेंसिटिविटी बहुत ही कम है, तकरीबन 80% से भी कम है इसकी सेंसिटिविटी, तो इसीलिए इसकी डायग्नोसिस जो है वो क्लिनिकल ग्राउंड्स पे अलोन उस पर बेस्ड है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेन्युलोमा इनग्वेनेल। ग्रेन्युलोमा इनग्वेनेल एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ ही होती है जो कि कैल्मिटोबैक्टीरियम ग्रेन्युलोमेटिस इसकी वजह से होगी, जो एक माइन्यूट सा इनकैप्सुलेटेड कोकोबैसिलस है और क्लेप्सिलिया जीनस से रिलेटेड होता है। ठीक है, कैलिमोबैक्टीरियम ग्रेन्युलोमेटिस। तो ये डिजीज़ यूएस में ज़्यादा कॉमन है और वेस्टर्न यूरोप में, लेकिन ये कुछ रूरल पार्ट ऑफ द सर्टेन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में इंडेमिक भी है, जहाँ पे ये अगर जब ये अर्बन सेटिंग्स में होगा तो इसकी जो ट्रांसमिशन है सी ग्रेन्युलोमेटिस की, ये टिपिकली एसोसिएटेड होती है विद हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। अनट्रीटेड केसेस में क्या होगा कि एक्सटेंसिव स्कारिंग हो जाएगी, ऑफन एसोसिएटेड होगी कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन भी होगी, साथ में लिम्फ इडीमा जिसको एलिफेंटियासिस कहते हैं, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया का लिम्फ इडीमा हो सकता है। कल्चर हम ऑर्गेनिज्म का करना मुश्किल होता है इसमें, और पीसीआर बेस्ड ऐसे जो है ये भी इसमें वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है, अवेलेबल नहीं होते पीसीआर बेस्ड ऐसे। तो मॉर्फोलॉजी जब हम देखेंगे ग्रेन्युलोमा इनग्वेनेल की, तो ये जेनाइटल अल्सरेशन करवा सकता है, जिस तरह फिगर में भी शोन है, साथ में जो है एबंडेंट ग्रेनुलेशन टिश्यू की डेवलपमेंट हो सकती है। डिसफिगरिंग स्कार्स बन जाएंगे उन केसेस में जो अनट्रीटेड केसेस होते हैं, और कभी कभार साथ में यूरिथ्रल, वल्वर या एनल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन भी हो सकती है। इन कंट्रास्ट टू शैंक्रोइड जो हमने पीछे डिस्कस किया, तो यहाँ पे रीजनल लिम्फ नोड टिपिकली स्पेयर्ड होंगे, अफेक्ट नहीं होंगे, याद रखिएगा, और उनमें सिर्फ नॉन स्पेसिफिक रिएक्टिव चेंजेस ही हमें लिम्फ नोड्स में मिलेंगे। जब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे हम इस तरह के एक्टिव लेशंस की, तो उनमें हमें बहुत ज़्यादा एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया मिलेगा अल्सर के बॉर्डर्स पे, और ये कभी कभार कार्सिनोमा को भी मिमिक कर सकता है, क्योंकि अल्सर के बॉर्डर्स पे एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया हो रहा है तो ऐसा लगेगा कार्सिनोमा हो सकता है, जिसको हम सूडो एपिथेलियोमेटस हाइपरप्लेजिया कहते हैं। न्यूट्रोफिल्स का मिक्सचर और मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लामेटरी सेल्स का, ये इस अल्सर की बेस पे मौजूद होगा, इस तरह का मिक्सचर बीनीथ द सराउंडिंग एपिथेलियम। ऑर्गेनिज्म हमें जिम्सा स्टेन स्मेयर्स जो होते हैं एक्सुडेट के, उनमें नज़र आएगा एक माइन्यूट से कोकोबैसिलाई की तरह, वो भी मैक्रोफेजेस के वैक्यूल्स के अंदर मौजूद होगा ये ऑर्गेनिज्म। तो इसको हम कहते हैं डोनोवन बॉडीज़। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैक्रोफेजेस के वैक्यूल्स के अंदर ये छोटा सा कोकोबैसिलाई मौजूद है, जिसको हम डोनोवन बॉडीज़ कहते हैं। सिल्वर स्टेन फॉर एग्जाम्पल, जैसे वार्थिन स्टेरी स्टेन होता है, ये भी ऑर्गेनिज्म को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट। समरी देखें, हमने डिस्कस किया लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम, शैंक्रोइड और ग्रेनुलोमा इनग्वेनेल। लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम हमने कहा क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस की वजह से होता है, सीरोटाइप्स जो कि अलग हैं उनसे, जो कि नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस करवाते हैं। तो ये एलजीवी जो है साथ में यूरिथ्राइटिस करवा सकता है, अल्सरेटिव जेनाइटल लेशंस होंगी, लिम्फेडिनोपैथी और रेक्टम की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। लेशंस दोनों अक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन शो करेंगी, आगे जाके फाइब्रोसिस करवा देंगी और कॉन्सिक्वेंटली लिम्फेडिमा एंड रेक्टल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरह की लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम की डायग्नोसिस हम न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट एंड सीरोलॉजी के थ्रू करते हैं। देन हमने हीमोफिलस ड्यूक्री इन्फेक्शन के बारे में कहा कि इससे अक्यूट पेनफुल अल्सरेटिव जेनाइटल इन्फेक्शन होता है, जिसको हम शैंक्रोइड कहते हैं। यहाँ पे इनग्वाइनल जो नोड्स होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी बहुत से केसेस में, और वो उनकी इनलार्जमेंट करवा देगा, उनकी अल्सरेशन होगी। अल्सर जो है वो सुपरफिशियल एरिया ऑफ अक्यूट इन्फ्लामेशन शो करेगा एंड नेक्रोसिस। उसके नीचे हमने कहा ग्रेनुलेशन टिश्यू का जोन होता है, और उसके नीचे मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट होता है। तो इसकी डायग्नोसिस हम कल्चर के थ्रू ही करते हैं शैंक्रोइड की, उसमें एच ड्यूक्री की डायग्नोसिस। ठीक है, देन हमने डिस्कस किया ग्रेनुलोमा इनग्वेनेल, जो कि एक क्रॉनिक फाइब्रोजिंग एसटीडी होती है, और क्लेमाइडिया ग्रेनुलोमेटोस
कैलीमेटोबैक्टीरियम ग्रेनुलोमेटिस, इसकी वजह से ये ग्रेनुलोमा इनग्वेनल होगा। इसमें पहले तो एक पेप्युलर सी लेजन हो जाएगी जेनाइटल्स पे, जो एक्सपेंड करेगी और अल्सरेट कर जाएगी, और फिर जो है यूरिथ्रल वल्वर या एनल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाती है कुछ केसेस में। माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन इस तरह के जो है उसमें हमें ग्रेनुलेशन टिश्यू मिलेगा और बहुत ज़्यादा इंटेंस एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया, जो ऐसा लगेगा कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा को मिमिक करेगा। ठीक है, एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया। ऑर्गेनिज्म जो है ये सिर्फ स्मॉल इंट्रासेलुलर कोकोबैसिलाई की तरह विजिबल होंगे हमें इंट्रासेलुलर, ठीक है, विद इन द वैक्यूलेटेड मैक्रोफेजेस के अंदर, जिसको हम डोनोवन बॉडीज कह रहे हैं। लेट्स इट नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस विजाइनलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड लेकिन प्रोटोजोन इन्फेक्शन है जो कि फ्रीक्वेंटली कॉज बनता है वेजिनाइटिस का। ये जो ट्रोफोजाइट है ये जाके म्यूकोजा के साथ अडेयर करेगा, वहाँ पे सुपरफिशियल लेजन्स करवा देगा। फीमेल्स में ये ट्राइकोमोनियासिस विजाइनलिस इन्फेक्शन साथ में एसोसिएटेड होता है लॉस ऑफ एसिड प्रोड्यूसिंग लैक्टोबैसिलाई के साथ। ठीक है, ये लैक्टोबैसिलाई ख़त्म हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये हो रहा है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 428 डेज़ होता है। एसिम्टोमेटिक भी रह सकता है या साथ में प्रूराइटिस करवा सकता है और प्रोफ्यूज फ्रॉदी येलो वेजाइनल डिस्चार्ज होगा। यूरिथ्रल कोलोनाइजेशन इसकी यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड डिसयूरिया के कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट हो सकता है अगर इसकी यूरिथ्रल कोलोनाइजेशन हो जाती है। ट्राइकोमोनास विजाइनलिस का इन्फेक्शन ज़्यादातर तो एसिम्टोमेटिक ही होता है मेल्स के अंदर, लेकिन कुछ केसेस में ये नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस की तरह मैनिफेस्ट कर सकता है। ये ऑर्गेनिज्म सिमियर्स ऑफ द विजाइनल स्क्रैपिंग्स पे डिमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। देन है जेनाइटल हर्पीस सिम्प्लेक्स। जेनाइटल हर्पीस इन्फेक्शन या हर्पीस जेनाइटलिस जो है ये बहुत ही कॉमन एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। अकॉर्डिंग टू सीडीसी अप्रोक्सीमेटली 8 लाख people get new infection every year in the US. 1 in the 6 person between the ages of 14 and 49 has herpes simplex virus 2 infection in the US. With the increasing rate of the herpes simplex virus 1 infection, the overall prevalence of the genital herpes is likely much higher. Although both herpes simplex viruses जो टाइप 1 है टाइप 2 दोनों जो है एनोजेनाइटल या ओरल इन्फेक्शंस कॉज करवा सकती है, लेकिन मोस्ट जो केसेस हैं एनोजेनाइटल herpes के वो herpes simplex virus टाइप 2 की ही वजह से होते हैं। ठीक है, एनोजेनाइटल। हाउएवर रिसेंट ईयर्स में जो है इसका नंबर बढ़ गया है जेनाइटल इन्फेक्शन का कॉज्ड बाय द herpes simplex टाइप 1 इन पार्ट ड्यू टू द इंक्रीजिंग प्रैक्टिस ऑफ ओरल सेक्स। जेनाइटल herpes simplex virus infection may occur in any sexually active population. As with the other STD, the risk for infection is directly related to the number of sexual contacts. Up to 95% of the HIV positive men who have sex with men are seropositive for the HSV1 and HSV2. Herpes simplex virus is transmitted when the virus comes in contact with the mucosal surface or broken skin of a susceptible host. Such a transmission requires direct contact with an infected individual because virus is readily inactivated at the room temperature, particularly if dry. ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे जब ड्राई हो जाता है सिक्रीशंस वगैरह तो ये जो है वायरस इनएक्टिव हो जाएगा, तो इसीलिए इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू ही इसकी ट्रांसमिशन होती है, या ब्रोकन स्किन के थ्रू या म्यूकोजल सरफेस। तो मॉर्फोलॉजी में हमें जो इनिशियल लेशन होती है जेनाइटल herpes simplex वायरस इन्फेक्शन की वो पेनफुल एरिथोमेटस इस तरह की वेजिकल्स नजर आएंगी म्यूकोजा पे या स्किन पे ऑफ द लोअर जेनाइटेलिया एंड एडजेसेंट जो एक्स्ट्रा जेनाइटल साइट्स हैं वहाँ पे। एनोरेक्टल एरिया पार्टिकुलरली ज़्यादा इसमें कॉमन साइट ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन होता है अमंग द मैन हु हैव सेक्स विथ मैन। हिस्टोलॉजिक चेंजेस में हमें इंट्रा एपिथेलियल वेजिकल्स मिलेंगी, साथ में नेक्रोटिक सेलुलर डेब्रिस होगी, न्यूट्रोफिल्स और सेल्स होंगे जो कि हार्बर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इंट्रा न्यूक्लियर वायरल इंक्लूजन्स। ठीक है, हिस्टोलॉजी में एक तो हमें इंट्रा एपिथेलियल वेजिकल्स मिल रही हैं जिनमें साथ में नेक्रोटिक सेलुलर डेब्रिस भी है, उसमें न्यूट्रोफिल्स भी हैं वेजिकल्स में, और सेल्स भी हैं जो कि ऐसे सेल्स हैं जिनमें वायरल इंक्लूजन्स मौजूद हैं। ठीक है, हिस्टोलॉजी में हमें नजर आएंगे। तो क्लासिक इसमें देखिए फिगर में भी दिखाया गया है काउड्री टाइप ए इंक्लूजन जो होती है ये हमें एक लाइट पर्पल होमोजीनस इंट्रा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर नज़र आएगा जो कि क्लियर हैलो के साथ सराउंड हुआ है। ठीक है, ये इसमें क्लासिक होती है काउड्री टाइप ए इंक्लूजन। इन्फेक्टेड जो सेल्स हैं ये कॉमनली आपस में फ्यूज़ करेंगे और मल्टी न्यूक्लियर सिंथीसा बना देंगे फ्यूज़ करके। Inclusions stain करेंगे हम with the antibodies to herpes simplex virus, permitting a rapid specific diagnosis of the herpes simplex virus infection in the histologic sections और smears। तो हम यानी उनकी एंटीबॉडीज़ के साथ ही इसको इंक्लूजन्स को स्टेन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं जैसा हमने पहले डिस्कस किया, दोनों herpes simplex टाइप 1 एंड 2 दोनों जो हैं ये जेनाइटल या ओरल इन्फेक्शन कॉज करवा सकती हैं और इनडिस्टिंग्विशेबल प्राइमरी या रिकरेंट म्यूकोकुटेनियस लेशन करवाएंगी।
प्राइमरी जो इन्फेक्शन हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2 के साथ होता है ये ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक ही होता है या वैरायटी ऑफ साइंस एंड सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। लोकली हमें ये पेनफुल वेजिकुलर लेजन्स मिलेंगी जो कि डिसयूरिया के साथ होंगी, यूरिथ्रल डिस्चार्ज भी प्रेजेंट होगा पेशेंट को, और लोकल लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो जाएंगे, टेंडर हो जाएंगे, और सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन भी साथ में होंगी, लाइक फीवर होगा, मसल एक, हेड एक। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की ये एक्टिवली शेड होता है इस पीरियड के दौरान, ठीक है, प्राइमरी पीरियड के दौरान जब इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं फीवर वगैरह के और सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन, तो एक्टिव शेडिंग होगी और ये शेडिंग कंटिन्यू रहेगी जब तक कि म्यूकोजल जो लेशंस हैं ये कम्प्लीटली हील ना हो जाए, तब तक शेडिंग होगी। हाउएवर एसिम्टोमेटिक वायरल शेडिंग भी हो सकती है एज लॉन्ग एज 3 महीनों तक आफ्टर द डायग्नोसिस। इवन डायग्नोसिस के बाद भी 3 महीनों तक ये शेड होगा। साइंस एंड सिम्टम्स इसके सेवरल वीक्स तक लास्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्राइमरी फेज ऑफ डिजीज़। रिकरेंस इसमें माइल्डर है और शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है बनस्बत प्राइमरी एपिसोड के। डायग्नोसिस हम इसकी वायरल कल्चर के थ्रू या फिर न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्टिंग करेंगे फ्लूइड की, जो कि वेजिकुलर लेजन को अनरूफ करके फ्लूइड कलेक्ट किया जाएगा, उस पर इसको डायग्नोस करेंगे उसका टेस्ट करके, न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन या वायरल कल्चर। इम्यूनो कॉम्पिटेंट जो एडल्ट होते हैं तो उनमें हर्पीस जेनाइटलिस जनरली लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता। हाउएवर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जो है ये एक मेजर थ्रेट पोज करता है इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट्स में, जिनमें ये फैटल डाइसेमिनेटेड डिजीज़ भी करवा सकता है। तो ऑल्सो लाइफ थ्रेटनिंग इसमें एक नियोनेटल हर्पीस इन्फेक्शन भी होता है, जो कि 1/2 ऑफ द इन्फेंट्स को नियोनेटल हर्पीस होगा जो वेजाइनली डिलीवर होते हैं उन मदर्स में जो कि या तो प्राइमरी या रिकरेंट जेनाइटल HSV इन्फेक्शन के साथ सफ़र करती हैं, तो उनके न्यू बॉर्न्स को हो सकता है नियोनेटल हर्पीस इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन एक्वायर्ड होता है ड्यूरिंग द पैसेज थ्रू द बर्थ कनाल। इसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है विद द राइज इन द जेनाइटल हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन। नियोनेटल का भी साथ में बढ़ता जा रहा है। मैनिफेस्टेशन जो नियोनेटल हर्पीस की हैं वो वेरी कर सकती हैं। नियोनेटल हर्पीस की जो मैनिफेस्टेशन है वेरी कर सकती हैं कि सुपरफिशियल साइट्स इन्वॉल्व हो सकती हैं जैसे कि आइज़, स्किन एंड माउथ, या फिर इवन CNS की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है विथ या विदाउट द डाइसेमिनेटेड इन्फेक्शन ऑफ अदर ऑर्गन्स लाइक लिवर, लंग्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी। तो तकरीबन 60% जो अफेक्टेड इन्फेंट है वो इस डिजीज़ की वजह से डाई कर जाएंगे सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी के साथ, जो कि 1/2 ऑफ द सर्वाइवर्स में होती है। PCR बेस्ड टेस्टिंग जो है ये मोर सेंसिटिव है इसमें, और ये प्रेफर्ड मेथड होता है फॉर डायग्नोसिस ऑफ इंसेफेलाइटिस, ठीक है, PCR बेस्ड टेस्टिंग हम करेंगे। नेक्स्ट स्टेप ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है ये नंबर ऑफ स्क्वामस प्रोलिफरेशन करवाता है जेनाइटल ट्रैक्ट में, जिसमें कोंडाइलोमा एक्यूमिनेटम भी आ जाती है, एज वेल एज सेवरल प्री कैंसरस लेजन जो कि कॉमनली ट्रांसफॉर्मेशन होगी उनकी इनटू द कार्सिनोमास, यानी प्री कैंसरस लेजन कार्सिनोमा में ट्रांसफॉर्म होगी। तो इस तरह की ये स्क्वामस प्रोलिफरेशन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होती है। तो प्री कैंसरस लेजन जो कि कार्सिनोमास में कन्वर्ट होंगी ये ज़्यादातर सर्विक्स में कॉमन है, लेकिन ऑल्सो इन द पेनिस, वल्वा, ओरोफेरेंजियल टॉन्सिल एंड कंजक्टाइवा में भी ये हो सकती हैं। कोंडाइलोमा एक्यूमिनेटम भी इसकी वजह से हो रहा है, जिसको हम वेनरल वार्ट्स कहते हैं, ये भी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टाइप 6 और 11 की वजह से होता है। तो इस तरह की लेजन पेनिस पे भी हो सकती है एज वेल एज फीमेल जेनेटेलिया पे। तो इनको कंफ्यूज नहीं करना कोंडाइलोमेटा लाटा ऑफ द सेकेंडरी साइफिलिस के साथ, ठीक है, ये कोंडाइलोमा एक्यूमिनेटम है। जेनाइटल जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन है ये नियोनेट्स में भी ट्रांसमिट हो सकता है वेजाइनल बर्थ के दौरान, ठीक है, वेजाइनल डिलीवरी के दौरान, और रिकरेंट पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग पेपिलोमास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के डेवलप करेंगे सब्सिक्वेंटली अफेक्टेड इन्फेंट्स के अंदर, ठीक है, पेपिलोमास बन जाएंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। मॉर्फोलॉजी देखें तो मेल्स में कोंडाइलोमा एक्यूमिनेटा जो है ज़्यादातर कोरोनल सल्कस पे होगा या फिर इनर सरफेस ऑफ द परप्यूस पे, इसकी साइट है जहाँ पे ये रेंज कर सकता है इन द साइज फ्रॉम स्मॉल सिसाइल लेजन से लेके लार्ज पेपिलरी प्रोलिफरेशंस भी हो सकती हैं जो कि सेवरल सेंटीमीटर इन डायमीटर होंगी। फीमेल्स में ये कॉमनली वल्वा के साइड पे होंगी, और इसमें एग्जांपल आती है माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ द लेशन की जो है चैप्टर नंबर 19 में है। फीमेल जेनेटल सिस्टम एंड ब्रेस्ट वाला यूनिट जिसकी वीडियोस भी मैंने अपलोड कर लिए हैं, उसमें जो है इसकी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस की जो है फीमेल्स में एग्जांपल गिवन है। दैट्स इट, ये लास्ट चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था जिसमें अब लास्ट में आप समरी देख लें। हमने डिस्कस किया हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस एंड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 जो है और लेस कॉमनली जो 1 टाइप है ये जेनेटल इन्फेक्शन करवाती है। इनिशियल यानी प्राइमरी इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है या फिर ये पेनफुल
एरिथोमेटस इंट्रा एपिथेलियल वेसिकल्स बना देगा म्यूकोजा के ऊपर या फिर स्किन ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे। साथ में पेनफुल रीजनल लिम्फ नोड की इनलार्जमेंट भी हो सकती है। तो रिकरेंट जो लेजन्स हैं वो जनरली लेस पेनफुल होती हैं और वो इतनी एक्सटेंसिव नहीं होती बनस्बत प्राइमरी लेजन के, याद रखिएगा। हिस्टोलॉजी के एग्जामिनेशन में जो हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस की वेसिकल्स होती हैं उनमें हमें नेक्रोटिक सेल्स मिलेंगे और मल्टी न्यूक्लियर जायंट सेल्स जो है वो फ्यूज़ हुए होंगे इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स के साथ, जिसको हम काउड्री टाइप ए कहते हैं, ठीक है, जो स्टेन करेगा एंटीबॉडीज़ को टू द वायरस। यानी ये जो इस तरह की इंक्लूजन्स होती हैं इनको हम एंटीबॉडीज़ की मदद से स्टेन करेंगे। न्यूनेटल हर्पीस हमने कहा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है और ये बच्चों में होगी जो कि बॉर्न होते हैं टू द मदर्स विद द जेनाइटल हर्पीस। एफ्लेक्टेड जो इन्फेंट्स हैं उनको जनरलाइज्ड हर्पीस हो सकता है, साथ में इंसेफेलाइटिस भी हो सकती है और वो आगे जाके मॉर्टेलिटी करवाएगी। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस में प्रोलिफरेटिव लेशंस भी हो सकती है जेनाइटल म्यूकोजा की, जिसमें हमने कहा कोंडाइलोमा एक्यूमिनेटम है। इसके अलावा प्री कैंसरस लेजन भी हो सकती हैं और इन्वेजिव कैंसर भी हो सकता है। दैट्स इट, यहाँ पे ये हमारा यूनिट कंप्लीट हुआ, मेल जेनाइटल सिस्टम एंड लोअर यूरिनरी ट्रैक। नेक्स्ट वीडियो से हम एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करेंगे। फीमेल जेनाइटल सिस्टम एंड ब्रेस्ट के ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड कर लिए हैं, तो अगली वीडियो से इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 20 एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करेंगे।